स्वागत है आप सभी का टीएमसी नॉलेज में। और आइए देखते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय के ये प्रैक्टिस सेट 2 का ये कुछ प्रश्न हैं जो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था। हमने 128 प्रश्न तक देखा था और अब जो है कि 129 से लेकर के 150 तक के क्रम संख्या के प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 22 प्रश्न होंगे इसमें। आइए देखते हैं। और इसका पहला प्रश्न है आज के लिए कि एनसीएफ 2005 का तात्पर्य है। एनसीएफ 2005 पहले तो जान लीजिए कि एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। एनसीएफ 2005 एनसीएफ जो लागू हुआ था, यानी कि एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है, और यह भारत के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एक तरीके से एक फ्रेमवर्क है और जिसे 2005 में लागू किया गया था, और ये पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक तरीके से दिशा निर्देश का काम करता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इसमें से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से एक है। आंतरिक कारकों में से ऐसा आप जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि बालक जब माँ के गर्भ में आता है तभी से बालक में बुद्धि एवं विकास को विभिन्न आंतरिक कारक या आनुवंशिक गुण और कह सकते हैं कि बाह्य कारक, ये सभी जो है कि उसको प्रभावित करते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन सी में है, यानी कि भौतिक वातावरण भी जो है कि उसको आंतरिक कारकों में है जो उसको प्रभावित करते हैं, उसके बुद्धि और विकास को। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। तो यहाँ से बच्चा जो है कि किस कारण होता है, यहाँ से बताना है कि जब उसकी दादी जो है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। जब बच्चा जो है कि वियोग दुश्चिता के कारण ऐसा होता है, यानी कि प्राय ऐसा देखा जाता है कि अपनी माँ से अलग होने के कारण जो है कि, या जब किसी अजनबी कोई व्यक्ति उस बच्चे को जब अपने गोद में लेता है तो बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं वो रोने लगते हैं। तो उस शिशुओं के द्वारा व्यक्त किया जाने वाला जो डर वियोग है उसको दुश्चिता कहलाता है, यानी कहा जाता है। यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी में है, यानी कि वियोग दुश्चिता कहते हैं उसको, और इस वजह से बच्चे जो है कि रोने लगते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये इस बात पर जोर देती है कि पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए, ताकि शिक्षार्थियों को उसके सीखने के जो वर्क है या कार्यक्रम को चुनने की क्षमता हो और उस तरीके से वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। तो इस तरीके से अभी राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है अभी लागू नहीं हुई है, हालांकि इसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है और के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इसकी ड्राफ्टिंग हुई थी। तो अभी इसके विषय में कुछ विवाद हैं, या फिर अभी बहुत से स्टेट इसको अभी लागू नहीं करना चाह रहे हैं, अभी ये पूरी तरह से लागू हुआ नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन ये बी है इसका सही जवाब, यानी कि पाठ्यचर्या का जो है कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। पाठ्यचर्या का लचीलापन ये इस बात पे जोर देती है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 जो है। इसके बाद के प्रश्न है कि शिक्षक प्रारंभिक कक्षाओं के कौन सा गुण सिखाता है। शिक्षक प्रारंभिक कक्षाओं में कौन सा गुण को सिखाता है। प्रारंभिक जो कक्षा होते हैं वहाँ पे शिक्षक जो है कि अवलोकन करने का गुण सिखाता है। इस अवलोकन के माध्यम से विद्यार्थी में तर्क क्षमता का विकास होता है। हम जानते हैं कि बच्चों का जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चों में अवलोकन होता है, और अवलोकन के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वातावरण को समझना और सीखने की इच्छा भी जागृत होती है। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब क्या है, तो अवलोकन इसका, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि दूरस्थ अथवा दूरवर्ती शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए सम्यक होती हैं। दूरवर्ती या दूरस्थ शिक्षा की जो आवश्यकता होती हैं वो विशेष करके वंचित वर्ग, अति निर्धन वर्ग और दुर्गम क्षेत्र वाले जो जन समूह हैं या नौकरी पेशा वर्ग वाले जो लोग हैं उन सभी के लिए। तो इस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है, यानी कि चारों ऑप्शन ही इसके लिए सूटेबल हैं। तो इसके बाद के प्रश्न है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। विद्यालयों में लिंग भेदभाव से, लैंगिक भेदभाव जो होता है, तो उससे बचने का सर्वोत्तम तरीका है कि शिक्षकों के द्वारा पक्षतापूर्ण लैंगिक व्यवहारों का अधिसंज्ञान होना ये हो सकता है, यानी कि अधिसंज्ञान हो उसका। और क्योंकि लिंग जो है कि स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन को प्रदर्शित करता है, तो इस तरीके से इसमें सही जवाब है कि शिक्षकों के द्वारा पक्षपातपूर्ण जो है व्यवहारों का लैंगिक अधिसंज्ञान हो। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों को सीखने से अधिक लाभप्रद होती हैं। सही जवाब है कि जो कर के जो बच्चे जब सीखते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि जब कुछ कर के बच्चे जब खुद सीखेंगे तो ये जो विधि है छात्रों को सीखने की सबसे अधिक लाभप्रद विधि होती है, क्योंकि कर के सीखना जो है
उसमें समस्या समाधान स्वयं करना पड़ता है और इससे विद्यार्थी जो है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। बी में ऑप्शन सही जवाब दिया हुआ है, 20 ऑप्शन जो है। नेक्स्ट है कि अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक के क्या ध्यान रखना चाहिए। अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए, और इसका सही जवाब है कि शैक्षणिक अनुसंधान के विषय चुनने के क्रम में शिक्षक को केवल शैक्षणिक समस्या एवं संबंध संवेदनशील जो शैक्षणिक समस्या से संबद्ध जो विषय हैं या जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन सभी को ध्यान में रखने चाहिए। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन सी है, यानी कि विद्यालय से संबंधित जो बातें हैं, जो शैक्षणिक या शैक्षणिक समस्या से संबंधित जो भी संवेदनशील मुद्दे हैं उन सभी पर उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बदलते परिदृश्य में शिक्षण जो प्रणाली है, शिक्षण विधि या कंप्यूटर की जो भूमिका है एक तरीके से इस समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो रही हैं, और इसलिए ऐसे राष्ट्र निर्माण के कारक के रूप में बहुत ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिस पर शैक्षणिक अनुसंधान समुचित रूप से किया जा सकता है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देखेंगे हम कि क्रियात्मक शोध की निगरानी करना डाइट का एक प्रमुख कार्य है। क्रियात्मक शोध किस नाम से जाना जाता है। क्रियात्मक शोध जो है कि एक्शन रिसर्च के नाम से जानते हैं जिसको, और डाइट की क्रियात्मक शोध संबंधी भूमिका भी इसमें होती है। जिला और उप जिला स्तर पर सभी स्टॉक होल्डर के साथ सीधे बातचीत कर समस्या यानी कि क्षेत्रों की पहचान की जाती है उसमें, और प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर लघु शोध तैयार करना और उसे संचालित करना भी उसका काम होता है। तो इसको जो है कि एक्शन रिसर्च के नाम से जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रखंड स्तर पर निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना की है। प्रखंड स्तर पर जो है कि किस निकाय की स्थापना की गई है। देखिए, तो ये जो है कि प्रखंड संसाधन केंद्र जो बनाए जाते हैं, यानी कि संसाधन केंद्र बने गए हुए हैं जिसको प्रखंड संसाधन केंद्र यानी कि हम लोग ब्लॉक रिसर्च सेंटर बोलते हैं, जिसको BRC भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए, ये ऑप्शन 20 इसके लिए सही जवाब है। और प्रारंभिक शिक्षा जो है कि शिक्षा की ब्लॉक स्तर पर जो संगठनात्मक संरचना है जिसको BRC डाइट्स को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा जिला स्तर पर शैक्षणिक क्रियाकलाप की गति को तीव्र करने का दायित्व सौंपा गया है। प्रखंड लेवल पर BRC होती है जबकि जिला लेवल पर डाइट है, और इस तरीके से यहाँ पे दोनों ही के माध्यम से शिक्षा में या विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। केंद्र सरकार के लिए NCERT की भूमिका क्या है। केंद्र सरकार के लिए NCERT की भूमिका परामर्शी, सलाहकारी, समन्वयक और पाठ्यक्रम केंद्रीय शिक्षण की भूमिका है। यानी कि NCERT की भूमिका सन 1961 में भारत सरकार ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को शिक्षा संबंधी नीतियों को लागू करने में सहायता करने और सलाह देने के लिए NCERT की स्थापना की थी, और इसका उद्देश्य है कि विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना और अध्यापकों को तैयार करना। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी में है, यानी कि यहाँ से कि केंद्रीय शिक्षण पाठ्यक्रम में इसकी भूमिका है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कि इसमें ये भी दे रहा है कि NCERT की भूमिका परामर्शी, सलाहकारी, समन्वयक, यानी कि ये सभी जो हैं कि यहाँ पे जो कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि इसमें तो एक से अधिक इसका जवाब है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी होगा, इस ई होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि परामर्शी के रूप में भी हैं, सलाहकारी और समन्वयक, इन सभी का काम जो है कि NCERT इन सभी की भूमिका निभाती हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1989 में हुई थी। सन 1989 में एर्नाकुलम केरल में पूर्ण साक्षरता ने इस मिशन के लिए आदर्श कार्यक्रम शुरू किया था, और इस समय देश में 561 जिलों में इस मिशन के अंतर्गत साक्षरता कार्यक्रम जो है कि चलाए जा रहे हैं, और लगभग 9 करोड़ लोगों को साक्षर बनाया गया है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है 1989। और इसके बाद का प्रश्न है कि लेब व्यागर्सकी के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। शिक्षक जो है कि बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को जो है कि उसमें मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके उसमें अधिगम में मदद कर सकते हैं, क्योंकि व्यागर्सकी के अनुसार बालकों की जो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए कक्षा में उसकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और जिससे कि वह अपने अन्य साथियों एवं शिक्षकों के सहयोग से अपने को या विकास के क्षेत्र में वो सशक्त बना सके अपने को, और ऐसा करने में शिक्षक जो है कि उचित मदद कर सकते हैं उसकी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। काफ़ी आसान प्रश्न है ये।
शिक्षा भारत में शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 में पारित हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। तो सही जवाब ऑप्शन डी में है। यहाँ लेकिन पारित कब हुआ था, तो 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रबंध से है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है कि अनुच्छेद 51A कहता है कि इसका संबंध जो है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रबंधन से है। संविधान के 86वां जो संशोधन हुआ था जिसे 2002 में अनुमोदित किया गया था, और जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो और इसी के लिए जो है कि इसी को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे भारतीय संसद ने 2009 में पारित किया था, जिसे RTE कहते हैं जिसको। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि अनुच्छेद 51A में इस बात का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि कुछ छात्र समय समय पर कक्षा से अनुपस्थित रहते हैं, आप शिक्षक के रूप में क्या मानेंगे। शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे इसको, कि समय समय पर वो कक्षा से अनुपस्थित रहते हैं। तो ऐसे में अभिभावकों से इसका कारण पूछा जा सकता है कि आखिर क्या वजह है कि बच्चे जो है कि समय समय पर कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं या आते नहीं हैं। तो अभिभावकों से उसका कारण पूछा जा सकता है और उनसे संपर्क किया जा सकता है। समय समय पर कक्षा से अनुपस्थिति से अधिगम में हम जानते हैं कि घोर बाधा पहुंचती है, और यही कारण है कि अभिभावक की जो है कि अभिभावकों को ये सलाह दिया जाता है कि अपने बच्चों पर निगरानी रखें कि बच्चे जो है कि अपने कक्षा में उपस्थित रह रहे हैं या अपने सही समय से स्कूल जा रहे हैं या नहीं। तो छात्र से कारण पूछने पर वह सटीक बहाने बना सकता है, बनाते भी हैं। सब हम लोग देखते हैं कि छात्र जो हैं कि तरह तरह के बहाने बनाते हैं, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अभिभावकों से इसका कारण पूछना बेहतर उपाय है। नेक्स्ट है कि दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक जो है कि बाधा बन जाता है। दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं और या उस जो बाधित छात्र हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के समावेशन में हस्तलिखित जो है कि नोट्स बाधा बन जाते हैं, क्योंकि दृष्टिबाधिता से जो पीड़ित बच्चे हैं उनके समावेशन के लिए कुछ काम करने चाहिए। जैसे कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल पठन और लेखन उनके लिए सिखाना चाहिए। तो ब्रेल लिपि हम जानते हैं कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ही है, तो इस तरीके से हम उनमें कुछ सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन जो है कि बी है, यानी कि हस्तलिखित नोट्स चूँकि वो पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए ये जो है कि उनके समावेशन में एक तरीके से बाधा उत्पन्न करेगा और वो अपने को उसमें शामिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी कि ADHD जो है से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से कुछ गुण को अक्सर दर्शाते हैं। अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता यानी कि जो ADHD जो है ये विकार से जूझने वाले विद्यार्थी हैं, यानी कि आवेगशीलता का गुण अक्सर दर्शाते हैं, यानी कि उसमें आवेगशीलता होती है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि शिल्पकला की शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए। जो शिल्पकला है उसकी शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए, तो उसको एक परियोजना के रूप में सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें व्यवहारिक शिक्षण और कौशल का व्यवहारिक अनुप्रयोग शामिल होता है। तो एक शिल्प परियोजना पर काम करके छात्र अपनी रचनात्मक समस्या सुलझाने की क्षमता रख सकते हैं और जो है कि बढ़िया मोटर कौशल विकसित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी में सही जवाब है इसका कि परियोजना के रूप में इसको दी जानी चाहिए। और इसके बाद के प्रश्न है कि राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय संचालन समिति प्रोफेसर यशपाल राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ये ऑप्शन सही है। और इसके बाद के प्रश्न यहाँ से हैं कि NCF अभी जिसका जिक्र किया गया NCF 2005, तो NCF अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करता है। जैसे NCF जो है कि यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है जिसको NCF कहते हैं, तो शिक्षा में विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्रों को शामिल करने में महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं ये। तो इसमें विशेष करके हम देख सकते हैं कि इसमें कला और विरासत, शिल्प, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और शांति शिक्षा जैसे विषय शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे तो इसका सही जवाब है, इसमें ऑप्शन डी सही जवाब दिया हुआ है इसका। और इस तरीके से ये आज के कुछ प्रश्न थे, यानी कि इसमें तो अगर विषयों को शामिल करने की बात करें तो इसमें कला और विरासत, शिल्प, स्वास्थ्य शिक्षा, शांति शिक्षा ये सभी विषय इसमें शामिल हैं। और इन क्षेत्रों पर जोर देकर के NCF का लक्ष्य जो है कि एक सर्वांगीण शिक्षण प्रदान करना है जो पारंपरिक शिक्षा शैक्षिक विषयों से परे हो। इसलिए इसका सही जो आंसर है, यानी कि इस तरीके से हम देखेंगे तो इसमें तो सभी जो है कि इसके विषय सही हैं, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है।
तो क्योंकि इसमें एनसीएफ में इन सभी बातों पर जोर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये आज के एक वीडियो था और इसमें बस 22 प्रश्न हैं। नेक्स्ट जो कल वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको सेट 3 के या इसके बाद से थोड़ा सा उसमें सभी विषयों के जो डीएलएड के विशेष करके प्रश्न हैं उसको ही चलाया जाएगा। कुछ टाइम का इशू है, आप देख सकते हैं कि स्कूल भी इसमें आना जाना पड़ता है, तो इस वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। हम खुद चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करें, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी हमारी कि अधिक से अधिक जो है कि आपको डीएलएड विषय के जो प्रश्न है उसको दे दिया जाए। हो जाएगा, उसको हमारी कोशिश है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।